Good evening, students. Welcome to the class. My name is Amit Kilor, and this is the chapter number ninth, the Constitution as a Living Document. एज यूजुअल हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी कर रहे हैं ये उसका 9th चैप्टर है और इसके बाद एक और चैप्टर है विच इज जस्ट डिस्कसेस अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो यही एक फाइनल चैप्टर है जिसमें से हमें प्रीलिम्स का या मेंस का कोई रेलिवेंट कंटेंट मिल सकता है। दो जो 10th वाला चैप्टर है, ऐसा नहीं कि उसमें से कंटेंट नहीं है, बट हाँ उसमें से प्रीलिम्स से ज़्यादा उसमें बेसिकली मेंस के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा बनने की संभावना है। बट नेवरदलेस द क्वेश्चन इज दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, व्हाट डज दिस चैप्टर एक्चुअली टेल्स? सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट कैन बी अमेंडेड, चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। सो दिस इज अ वेरी फैंसी नेम फॉर डिस्कसिंग द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जिस प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, उसको थोड़ा सा फैंसी नेम दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। मेटाफोरिकली व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कोई रिजिड बुक नहीं है जिसमें कभी कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जनरली स्पीकिंग जो रिलीजियस बुक्स होते हैं दे कैन नॉट बी चेंज्ड, वो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से कंटिन्यू रहती है। बट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस का जो प्रोसेस है दैट इज द अमेंडमेंट। अब देखो मैं इसकी एक छोटी सी समरी दिखाता हूं पहले what this chapter will actually tell. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना जरूरी क्यों है? बहुत ही नॉर्मल बात है, बिकॉज एज द टाइम चेंजेस द सोसाइटी चेंजेस, द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, द पीपल, द न्यू सिचुएशंस, न्यू सर्कमस्टांसेस एक्चुअली में, तो उसकी वजह से कोर वैल्यूज को प्रिजर्व करते हुए जो कि बेसिक वैल्यूज हैं, द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, इक्वालिटी, रिलीजन की फ्रीडम, उसके साथ साथ बट चेंजेस तो साथ ही साथ होते रहते हैं। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि देयर कैन बी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इजीली, एंड रिजिड इन द सेंस कि कुछ कोर बेसिक वैल्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें बेसिकली डिफिकल्टी होती है चेंज की, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। सो देयर आर सम थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट विच शैल नॉट बी चेंज्ड, एंड देन देयर आर सम थिंग्स विच शैल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। तो ये दोनों की दोनों चीजें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। दिस इज अकिन टू बेसिकली हाउ ए स्टूडेंट स्टडीज। अगर स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करता है, नाउ देयर आर सम थिंग्स विच आर बेसिकली सो इंपॉर्टेंट एंड सो प्रिंसिपल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब कि सिंगल सोर्स से पढ़ना, स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ना, मॉक प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग करना, दीज आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी चेंज। बट देन देयर आर सम थिंग्स विच आर फ्लेक्सिबल ऑल्सो। पीपल कैन डू ऑनलाइन नोट मेकिंग, पीपल कैन डू ऑफलाइन नोट मेकिंग, द वे द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू स्टडी। नाउ इसके अंदर जो चैप्टर है इसके अंदर तीन रूट दिए हुए अमेंडमेंट के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स जो है वो तीन तरीके से हो सकती हैं, ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। द थिंग इज दिस कि दिस वन, दीज टू, दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 368। सो द प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन द आर्टिकल 368, जिसके अंदर दो प्रोसेस बताए हुए हैं कि दो प्रोसेस किस प्रकार से चेंजेस किए जा सकते हैं। एंड देन देर इज एन आर्टिकल वाइज, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है कि उनको अमेंडमेंट करने का एक तरीका अलग है। सो प्राइमरली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कैसे किया जाता है? सो एक बिल, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो लोकसभा में कर दो चाहे वो राज्यसभा में कर दो, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन वहां से उसे लोकसभा से पास कराना पड़ता है, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा उससे हाउस में पास कराया जाएगा। बट बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सिंपली आसानी से पास नहीं किया जा सकता, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी यूज करनी पड़ती है। मतलब कि एटलीस्ट नहीं तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके 2/3 मेंबर्स को वोट करना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया जाए, और उसके साथ साथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी का नंबर भी पास होना चाहिए। तो जैसे कि अगर लोकसभा के अंदर अमेंडमेंट की जा रही है तो लोकसभा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है टोटल नंबर 543, उसका 50% + 1 इज इक्वल टू 272। सो दैट्स द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा। सो जब भी लोकसभा में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है, एक तो पहले 272 से ज्यादा लोगों को वोट करना पड़ता है, और उसके बाद जितने लोग उस दिन आए हैं उसका 2/3, मतलब कि अगर सपोज करो कि 450 लोग आए हैं तो 450 का 2/3 यानी कि 300 लोगों को पास करना पड़ता है। Then the same process is followed in the Rajya Sabha also. The same special majority has to be passed in the Rajya Sabha also, and then the president basically gives the assent. ये हमारा सबसे foremost, सबसे important तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, विच इज कॉल्ड एज द स्पेशल मेजोरिटी। दिस इज गिवन इन आर्टिकल 368। देन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होता है। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर वाले किसी प्रोविजन को अमेंड करना हो तो पहले तो ये स्पेशल मेजोरिटी वाला पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, और उसके बाद सीधा प्रेसिडेंट के पास ना जाके स्टेट्स, जो राज्य सरकारें हैं यानी कि विधानसभा है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो लोकसभा पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी से, राज्यसभा पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी से, एंड देन द सेम बिल वुड एक्चुअली बी सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, जहां पे विधानसभा उसको स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर देगी। तो वो सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर देगी। ये स्पेसिफिकली उन कॉन्टेक्स्ट में होता है जिसमें फेडरल
पावर या फेडरल लिस्ट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर, आर्टिकल 368 को अगर अमेंड करना हो तो ऐसे वाले में तो कम से कम नहीं तो हमें आधे स्टेट्स की लेजिस्लेचर की अप्रूवल चाहिए होती है। दैट मीन्स कि अगर 28 स्टेट्स हैं इस समय देश के अंदर तो कम से कम 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर, मतलब कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। सो दीज आर दी थिंग्स विच इज बेसिकली द रिजिड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से अमेंड कर दिए जाते हैं, राइट। कोई नई स्टेट बनानी हो, किसी स्टेट को बाइफरकेट करना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी को इंक्रीज करना है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से बदलना की बजाय सिंपल तरीके से बदला जा सकता है। नाउ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात रखना, आज तक हमारा देश जो है वो 106 अमेंडमेंट्स कर चुका है, राइट। 106 पिछले 75 सालों में, यानी अगर ऑन एन एवरेज लगाएं तो कम से कम नहीं तो 8 महीने में, हर एक 8 महीने के अंदर एक एवरेज होती रहती है। अब इसमें से बहुत सारी अमेंडमेंट बेसिक रही हैं, ठीक है, कि किसी की रिटायरमेंट एज बढ़ गई, जजेस का टेन्योर बढ़ गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कुछ बढ़ गया, जो एससी एसटी की रिजर्वेशन है उसको इंक्रीज कर दिया गया। तो बड़ी सारी सी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल अमेंडमेंट है, वो बहुत हार्डकोर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स नहीं है। कुछ 1970 से 75 के बीच में पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक क्लैश भी था रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई थी। एंड देन कुछ ब्रॉड कंसेंसस, कुछ ऐसे वाली अमेंडमेंट्स भी हैं जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल क्लास की तरफ से अप्रूवल था, तो वो भी बेसिकली करनी पड़ी। नाउ सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो मैं पहले बता देना चाहता हूँ। देखो, देश के अंदर 106 अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नंबरिंग करता है, जैसे देश में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, दैट इज द फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। तो अगर हम 42nd अमेंडमेंट पढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि उससे पहले 41 की जा चुकी है, ये 42वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से टोटल 106 अमेंडमेंट। नाउ ये जो 106 अमेंडमेंट्स हैं, ये इन दोनों अमेंडमेंट को बोलते हैं। अगर अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से की जाता है तो उसको नंबरिंग में काउंट किया जाता है, दैट इज एडेड इन द नंबरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, दैट इज नॉट काउंटेड। उसको सिंपल मेजोरिटी से कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है बट वो ऑफिशियल नंबरिंग के लिए काउंट नहीं होता है। इसको कैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम, जैसे कि हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। अब वो जो 28 स्टेट्स हैं उनका नाम जो है वो शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सपोज कीजिए कि हम एक स्टेट को डिवाइड करके एक नई स्टेट बनाते हैं। तो जैसे कि बिहार को बाइफरकेट करके बिहार और झारखंड में बना दिया। अब झारखंड का नाम हमें शेड्यूल 1 में लिखना पड़ेगा, राइट। अब शेड्यूल 1 में झारखंड का नाम लिखने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले झारखंड का नाम नहीं था, लेकिन अब झारखंड का नाम लिख दिया गया है। हावेवर, ये जब स्टेट को बाइफरकेट करने वाला काम करना पड़ता है तो उसके लिए जरूरी नहीं होता हम कॉम्प्लेक्स वाली, ये जो स्पेशल मेजॉरिटी वाली अमेंडमेंट करें। ये काम हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल पार्लियामेंट लॉ पास करता है। तो अगर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना को जब बाइफरकेट किया गया था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड हुआ था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नंबरिंग में नहीं ऐड किया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट की नंबरिंग है वो करते हैं तो वो हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी से ही होती है। और जब सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है तो उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं, नंबरिंग में काउंट नहीं होते, टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से अमेंड हुआ है। तो अगर कोई पूछे प्रीलिम्स में या मेंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होता है, तो यू हैव टू मेंशन 3 वेज, 3 तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। नंबर 1 सिंपल मेजॉरिटी, नंबर 2 स्पेशल मेजॉरिटी, एंड नंबर 3 स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ द स्टेट्स। हाँ, जब नंबरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ ये दो, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ द स्टेट लगता है। तो ठीक है, सिंपल सा चैप्टर, इसको एक बार बेसिकली कर लेते हैं। नाउ स्पेसिफिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है, क्या क्या बताएगा हमको भाई। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ अमेंडमेंट्स हैं, बड़ी सारी सी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। एंड जुडिशरी का क्या रोल रहा है पिछले 75 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कीप्स इवॉल्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस। आज हम जहां पर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं रहने वाला है। आज से अगर हम 50 साल बाद देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे से फंडामेंटल चेंजेस होंगे जो कि शायद हम इस समय इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बट दैट इज वाई दैट इज बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि जो भी नई जनरेशन आए अपने टाइम्स के अकॉर्डिंग के वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है। क्वेश्चन करते हैं कि आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक। वेल द आंसर इज ऑब्वियसली नो। हम एक्चुअली में पढ़ रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नॉट अनकॉमन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ता है। सोवियत यूनियन ने बेसिकली 4 कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे अपने 75 साल की एज में, मतलब 75 साल तक जब सोवियत यूनियन था। इमेजिन इंडिया इज ऑल्सो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो 75 ईयर्स ओल्ड,
लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार नहीं बदला गया है। वी हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं नहीं बदला है। तो सोवियत यूनियन ने 1918, 24, 36, 1977 में बेसिकली 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन उनका चेंज हो गया, लाइक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। एंड इन 1991 जब कम्युनिस्ट पार्टी का रूल खत्म हुआ, सोवियत फेडरेशन जब डिसइंटीग्रेट हो गया और 15 कंट्रीज में क्या नाम है डिसइंटीग्रेट हो गया, डिवाइड हो गया, उसके बाद नया रशियन फेडरेशन जो बना था उसने 1993 में फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो टेक्निकली रशिया पिछले 80 सालों में 50 से ज्यादा 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुका था। बट लुक एट इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज अडॉप्टेड ऑन द 26th ऑफ नवंबर 1949 और उसकी जो इंप्लीमेंटेशन थी 26th ऑफ द जनवरी 1950 में स्टार्ट हुई थी। आफ्टर 69 ईयर्स ऑल्सो सेम कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस एज द फ्रेमवर्क। नाउ 69 ये है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी 2018 में बनी हुई थी, लेकिन अब इसको हम काट दे तो हमारे 75 साल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए के। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना किक-एस है कि बेसिकली उसमें कोई चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, येस, वी हैव एन एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्चुअली में हमें सोवियत यूनियन की बजाय यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटिवली कंपेयर करना चाहिए। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सर्वाइव्ड मोर देन 225 ईयर्स, एक्चुअली में 240 टू बी मोर प्रिसाइज, इफ वी आर नॉट किडिंग, 225 प्लस 11, दैट वुड बी 236 ईयर्स, माय डियर फ्रेंड्स। 236 साल हो गए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। वेल, मोर प्रिसाइसली 10 अमेंडमेंट तो उन्होंने 2 साल के बाद ही कर दी थी। सो टेक्निकली बात की जाए तो 234 सालों में सिर्फ और सिर्फ 17 अमेंडमेंट। कंपेयर इट विद आवर, हमने 75 सालों में 106 अमेंडमेंट की है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसका हमारे से बेटर है? इट्स नॉट लाइक कि द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज बेटर देन अस, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ, बेसिकली दोनों के अच्छे चल रहे हैं। यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है जो कि 250 साल पुराना है ऑलमोस्ट। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को चलाता है एंड हम अभी 75 साल से बेसिकली सही तरीके से चल रहे हैं। थिंग वाज दैट कि बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। एक तो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रोबस्ट है, ठीक है। जिस प्रकार का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बना, इट हैज बीन सूटेड टू आवर कंट्री। हाउ आर वी सेइंग इट? बिकॉज नाउ वी हैव द प्रूफ ऑफ एविडेंस, ठीक है। क्योंकि अब हमने देखा है कि सक्सेसफुल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि हमने पहले दिन ही बता दिया था कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, बट हाँ, द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट इट हैज सर्वाइव्ड लाइक 7 डेकेड्स। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फार साइटेडनेस थोड़ी दिखाई थी, दूरदर्शिता दिखाई थी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त देखो सब कुछ इवेंचुअलिटीज तो बेसिकली जज नहीं की जा सकती हैं। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें चेंज की जरूरत ना ही पड़े। रिलीजियस बुक्स को अगर छोड़ दे तो उनमें चेंज की जरूरत नहीं होती और वो चेंज की भी नहीं जा सकती हैं। हाँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से सर्व करता है ना, एक तो स्पेसिफिकली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि देयर वुड बी टाइम व्हेन द चेंज विल हैपन। हर एक चीज में चेंज होता है। चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कहता है कि भाई जीवन में एक ही ट्रुथ है, विच इज इम्परमानेंस। इम्परमानेंस अर्थात चेंज। चेंज तो होके ही रहेगा। चेंज इज द ओनली real truth. The constitution also changes. The constitution accepts the necessity of the modifications according to the changing need of the society. Secondly, actual working of the constitution के अंदर enough flexibility होनी चाहिए कि interpretation की जा सके। Politically भी basically और judicial ruling भी है वो, जो कि constitution को implement करने में उन्होंने flexibility दिखाई है। Now specifically एक challenge आता है पूरे के पूरे देश के सामने, या जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन जब भी जिस मोमेंट पे हिस्ट्री के बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि भाई कैसे करेंगे इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को टैकल जो कि उस टाइम वो फेस कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही टर्मोइल के टाइम पे बनता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी रेवोल्यूशनरी वॉर के समय बना था। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी आज़ादी और पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में बना था। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट भी हो जो कि गवर्नमेंट बनाए तो वो फ्यूचर तक भी चले, कुछ नहीं तो 100-200 साल तो चले। अगर हर 10-15-20 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो या तो पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी या फिर यूएसएसआर की तरह फाइनल डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन को 2 काम करने होते हैं। एक तो इट हैज टू मेक अ सिस्टम जो कि उसी समय एट दैट मोमेंट सब कुछ स्टेबलाइज कर दे। मोर इंपॉर्टेंटली इट शैल रिस्पॉन्ड टू समथिंग फ्यूचर ऑल्सो, एज फ्यूचर विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। That is where the genius lies, right? That is where the actual genius lies. In the sense, the constitution will always have something that is contemporary and something that is of the durable. कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत पुरानी भी हों और जो कि ड्यूरेबल हो, मतलब कि सालों साल सदियों सदियों सेम डेकेड्स में, डिफरेंट डिफरेंट डेकेड्स में भी उनकी सेम वैल्यू हो। एंड देन देयर शैल बी समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली बी चेंज्ड आल्सो। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन कोई फ्रोजन अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट तो है नहीं, रिलीजियस बुक्स की तरह तो होता नहीं है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि ह्यूमंस बनाते हैं। ह्यूमंस गलतियां भी करते हैं, ह्यूमंस परफेक्ट भी नहीं होते हैं, तो इसको रिविजन्स और चेंजेस की और री एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। नाउ इट मस्ट बी केप्ट इन द माइंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक सेंस ऑफ द सोसाइटी। इन द सेंस, metaphorically,
वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच सोसाइटीज क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। जो ये ड्यूअल रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि क्या इसको ऐसा बना दिया जाए जिसको कभी ना चेंज किया जा सके, या फिर इसको ऐसा बना दिया जाए कि इसको किसी भी समय ऑर्डिनरी लॉ से चेंज कर दिया जाए। वेल, देर इज सम मिडल पाथ एज यूजुअल। बुद्धिज्म बेसिकली फिर दोबारा से आंसर देता है, देर इज समथिंग मिडल पाथ, कि दोनों की दोनों प्रॉब्लम के बीच में बैलेंस कर सके। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनरी लॉ के अबव रखा गया, सो दिस इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट देन एवरीबडी एल्स। इसके अंदर आसान नहीं होनी चाहिए, आसान नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, इससे फ्यूचर थोड़ा सा जो होगा वो इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्पेशली ट्रीट करेगा देन एवरीथिंग एल्स। एट द सेम टाइम इस डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफिकेशंस भी होनी चाहिए। इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बेसिकली सब 200 के 299 लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थिंकिंग के साथ लिखा गया था। सो हेंस सोसाइटी जब किसी पर्टिकुलर ओपिनियन की तरफ जाती है और पूरी की पूरी सोसाइटी को जब कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में चेंजेस होते होते हैं। सो हेंस ये दोनों की दोनों चीजें, टू इंश्योर समथिंग ड्यूरेबल एंड टू इंश्योर समथिंग जो कि कंटेम्प्रेरी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दोनों के दोनों अप्रोचेज को फॉलो करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट में रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन अदर वर्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि अनऑल्टरेबल है, चेंज भी होता है, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और एक प्रकार से सैक्रोसैंक्ट भी है। सो ये जो ये बैलेंस था, ये बनाने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना जरूरी है, रिक्वायर्ड हो जाए अगर, लेकिन रैंडमली अननेसेसरली और फ्रीक्वेंट चेंजेस भी नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं पे रिजिड भी होना चाहिए। अच्छा, कमाल की बात देखो, इफ वी टॉक अबाउट रिलेटिव इन द वर्ल्ड, यूएसए हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिजिड। उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट तो नहीं, मतलब चेंज तो होता ही है, अमेंडमेंट तो उसमें भी हुई है, बट इट इज अ प्रोसेस विच टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स ईयर्स। सेकंड, यूनाइटेड किंगडम इज वियर्डली इनफ, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, दे कैन चेंज इट एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, ऑल्सो एट अ ड्रॉप ऑफ एनीथिंग एल्स ऑल्सो। अब वो दोनों सक्सेसफुल है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है इंस्पिरेशन का वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ जब इंडिया का बना तो हमने इन दोनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को पिक कर लिया। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि चेंज किया जा सकता है, और रिजिड का मतलब होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी इजीली चेंज्ड और मॉडिफाइड इज ऑफ्टन कॉल्ड फ्लेक्सिबल। आई मीन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं अमेंड करने के लिए, उनको कहा जाता है रिजिड, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड हमारे वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों के दोनों करेक्टरिस्टिक्स को वो करता है। सेम बातों को रिपीट किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी है क्या, लसन पंथी करते हैं यार ये लोग। हाँ ठीक है भाई, एक बात, चलो यहाँ पे काम की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्चुअली बी अमेंडेड। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देर आर थ्री वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, देर आर थ्री वेज टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ दो तरीके आर्टिकल 368 के अंदर दिए गए। आर्टिकल नंबर 368 को, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसका उसका प्रोसेस लिखा हुआ आर्टिकल 368। हाउ इज दैट प्रोसेस? वेल, इंट्रोड्यूस अ बिल इन दी लोकसभा और राज्यसभा, डजंट मैटर वेयर, कहीं से भी बिगिन किया जा सकता है, कोई हायरार्की नहीं है। यू कैन बिगिन इन दी राज्यसभा। राज्यसभा में वो बिल को इंट्रोड्यूस कराओ, उस बिल पे डिस्कशन करो और उस बिल के ऊपर वोटिंग कराओ, एंड द राज्यसभा हैज टू पास दैट बिल विद द स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करेंगे ना। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर दो कंडीशंस मीट करनी होती है। एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कि भाई उस हाउस के जितने मेंबर हैं उसके 50% से अधिक मेंबर। तो जैसे लोकसभा में 543 मेंबर है, तो कम से कम नहीं तो 272 वोट्स चाहिए होती है। और उसी तरीके से राज्यसभा में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, तो 50% प्लस वन यानी कि 123 वोट्स चाहिए ही चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये कंडीशन नहीं, देर इज अनदर वन कंडीशन स्पेशल मेजोरिटी के लिए, कि व्हेन द डे, जिस दिन उस बिल के ऊपर वोटिंग हो रही होती है, जितने भी मेंबर्स आए हैं उसका 2/3 यस में वोट करेगा। तो अगर लेट्स से कि भाई 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो जैसे कि सपोज कीजिए कि लोकसभा में वोटिंग हो रही थी और लोकसभा में उस दिन 450 लोग आए थे, बाकी सबके एब्सेंट थे, तो कितने वोट लगेंगे? तो एटलीस्ट 2/3 यानी कि कम से कम नहीं तो 300 लोगों को वोट करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशंस मीट हो गई, एक तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा हो गया और एक 2/3 मेजोरिटी पास हो गया। तो हेंस दिस वुड बी कॉल्ड एज द स्पेशल मेजोरिटी, और इससे बिल पास हो जाएगा लोकसभा में। नाउ रिमेंबर, अगर 450 लोग आए हैं और उन्होंने वोट कर दी 295 लोगों ने यस, तो बिल पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन तो मीट हो रही है, 295 इज मोर देन 272, बट द सेकंड कंडीशन कि 2/3 लोग भी वोट करेंगे वो मीट नहीं हुई।
सो बोथ आर नेसेसरी। तो राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगा, ये बिल पास हो गया, देन द सेम बिल इज विल बी सेंट टू द लोकसभा, एंड द लोकसभा को भी फिर दोबारा से सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करके स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास करना पड़ेगा। नाउ दिस विल ऑल्सो पास। तो ये जो प्रोसेस हो जाएगा, ये दोनों प्रोसेस के बाद bill will go to the president and president will obviously give an assent, and from there onwards the constitution will stand amended। एक तो ये प्रोसेस हो गया, दिस इज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, एक इसके अलावा प्रोसेस होता है। इसके अलावा सेकंड वाला जो प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट द सेम थिंग वुड बी डन, बट रादर देन सेंडिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट वी विल सेंड इट टू द स्टेट्स। स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा? वेल, स्टेट से अप्रूवल लेने का मतलब होता है कि स्टेट की विधानसभा में ये बिल जाता है और स्टेट की विधानसभा उसको वोट करती है उसके ऊपर, और सिंपल मेजोरिटी से अगर वो अप्रूव कर दे कि बोले कि ठीक है, मतलब दे विल बी आस्क्ड कि भाई इसको यस कर दे या नो कर दे, और विधानसभा में जितने लोग थे उसके 50% प्लस वन, मतलब जो जितने लोग उस दिन आए थे 50% प्लस वन लोगों ने यस कर दिया, यानी कि सिंपल मेजोरिटी। ज्यादा कॉम्प्लेक्स, यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहां पे जितने लोग आए थे अगर उसके 50% से ज्यादा लोगों ने यस कर दिया तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन कितनी स्टेटों से? एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ जितनी भी स्टेट्स हों, अगर 20 हैं तो फिर 10, अगर 23 हैं तो 12, अगर इस समय 28 स्टेट्स है तो इसका मतलब 14 स्टेट से अगर रेटिफिकेशन हो जाए, कि कोई भी, चाहे वो छोटी स्टेट हो चाहे बड़ी हो, 14 स्टेट्स का रेटिफिकेशन हो गया तो फिर बिल उसके बाद प्रेसिडेंट को भेज देंगे एंड द बिल वुड एक्चुअली गेट पास। तो जनरली जो बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, स्पेशल मेजोरिटी के बाद स्टेट्स का अप्रूवल लेना, दिस हैपेंस इन दोस थिंग्स जब फेडरल प्रोविजंस को बेसिकली चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये तो दो हो गया, और ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 368 के अंदर। स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट सेपरेटली चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट्स का लेजिस्लेचर से अप्रूवल ले लो। ये दोनों को दोनों अमेंडमेंट करने के लिए अलावा एक थर्ड वाला हुई है। ओके, दिस इज द थर्ड वे टू डू द चेंजेस, जो कि आर्टिकल में मेंशन्ड है पर्टिकुलरली। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इसको अमेंड करना हो तो ऐसे कर दो। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी सैलरी को बढ़ाना हो, ठीक है, कैसे बढ़ती है? वेल, वहीं आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट को काउंट मत करना। मतलब एक प्रकार से तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है, बट जस्ट डोंट काउंट इट बिकॉज इट्स अ स्मॉल एंड सिंपल थिंग, सो लेट्स जस्ट मेक इट फ्लेक्सिबल। सिमिलरली स्टेट को बाइफरकेट करना हो, स्टेट का नाम चेंज करना हो, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी हो, सो व्हाट डू? वेल, यू जस्ट बेसिकली सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट से उसको चेंज कर दो। डोंट काउंट इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो हो रहा है। सो बड़े सारे से आर्टिकल हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है सिंपल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट से। इसमें कोई स्पेशल प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे ऑर्डिनरी लॉ पास होता है उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी चेंज हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सुपर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। नाउ इन बोथ दिस आर्टिकल्स, बाय लॉ का मतलब है कि पार्लियामेंट बिना आर्टिकल नंबर 368 के प्रोसीजर को यूज किए हुए नॉर्मली उसको कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर सकता है, दैट इज इट। नाउ इसके अलावा आर्टिकल 368 दो मेथड देता है, दे अप्लाई टू टू डिफरेंट सेट ऑफ आर्टिकल्स। पहला मेथड तो सिंपल मैंने अभी बताया कि अमेंडमेंट होगी जब जब दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास कर दो। दूसरा मेथड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला है, उसमें पार्लियामेंट तो पास करेगा ही करेगा स्पेशल मेजोरिटी से, फिर हमें कम से कम नहीं तो आधी स्टेट्स का कंसेंट भी लेना पड़ेगा। इट्स नॉट अ फिक्स्ड नंबर, अगर स्टेट डिपेंड करता है उस दिन स्टेट कितनी है। अगर 28 स्टेट है तो 14 का लो, अगर 40 स्टेट है तो 20 का लो, अगर 23 स्टेट है तो 12 का लो। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ऑल अमेंडमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड ओनली इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब कि पार्लियामेंट ही करेगा, विधानसभा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। बिसाइड्स स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, नो आउटसाइड एजेंसी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, कोई सेपरेट बॉडी, कुछ भी नहीं पड़ता, वो पार्लियामेंट ही बेसिकली उसको अमेंड करता है। सिमिलरली आफ्टर द पैसेज इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कोई रेफरेंडम नहीं होता है इसके लिए। एन अमेंडमेंट बिल लाइक अदर बिल गोज टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उनको असेंट कर देते हैं, और प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर साइन कर देंगे तो वो अमेंडमेंट हो जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती है। Once the Lok Sabha passes the amendment bill and another the Rajya Sabha passes the amendment bill, when it goes to president, president is mandatorily, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है उसको रिकंसिडर करवाने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की कंप्लीट पावर लोकसभा और राज्यसभा के पास है। इफ दे डू इट, इट इज डन, दे विल नॉट बी एबल टू चेंज इट। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करता है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड बना दिया या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल बना दिया। जो छोटी मोटी चीजें थी उनको फ्लेक्सिबल किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको रिजिड किया हुआ है। दिस प्रोसेस अंडरलाइंस एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास फुल फ्लेजेड पावर है कि भाई अमेंडमेंट करनी है, क्या नहीं करनी है।
right? So parliamentary sovereignty is the basis of the amendment procedure. Pick up your book and you might actually mark it. The sovereignty of the elected representatives is the basis of the amendment procedure. Then we come to the special majority. होता क्या है स्पेशल मेजोरिटी, यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेन किया हुआ है. स्पेशल मेजोरिटी, ordinarily all business of the legislature require a motion or a resolution or bill should get the support of simple majority of the members voting at the time. सिंपल मेजोरिटी का ये मतलब है कि आपके लोकसभा में 543 लोग हैं, बट हर रोज नहीं आते हैं. सम पीपल माइट एक्चुअली बी एब्सेंट. किसी दिन हो सकता है 500 लोग आए हों, किसी दिन 450 लोग आए हों, किसी दिन 400 लोग आए हों. तो स्पेशल मेजोरिटी हर रोज चेंज होती है, ठीक है. तो उस समय जब वोट कर रहे होते हैं, वो उस समय काउंट करते हैं कि टोटल कितने लोग आए हुए हैं और वोट कर रहे हैं, उसका 50% प्लस वन. तो ये 400 लोग आए हैं, तो यानी कि 201 अगर लोग येस कर देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा. सिमिलरली ये 450 में बेसिकली 226 लोग पास कर देंगे तो पास हो जाएगा. ये 251 लोग अगर बिल पास कर देंगे, वो येस कर देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा. अगर बिल पे वोटिंग हो रही है, सिर्फ 247 मेंबर्स ही आए थे, तो 124 मेंबर्स होंगे तो वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अमेंडमेंट बिल जो होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जब हो रहा होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है. नाउ इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है फर्स्ट प्लेस, दोज वोटिंग इन द फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस. Secondly, the supporters of the amendment bill must also constitute 2/3 of those who actually take part in the voting. तो दो कंडीशन, एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो कि चेंज नहीं होती, इट्स अ फिक्स्ड वन. लोकसभा की 272 है, राज्यसभा की 123 है. ओके, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली. इसमें ज्वाइंट सेशन भी नहीं किया जा सकता है. नाउ ये हमारी एनसीईआरटी जो है वो थोड़ी सी पुरानी है. उस समय लोकसभा में 545 मेंबर्स हुआ करते थे, तो इसीलिए यहाँ पे 273 दिया है. लेकिन अब ये चेंज हो गया है, अब लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया 272. तो अगर 300 मेंबर भी आए हैं ना सिर्फ और सिर्फ, तब भी वोट चाहिएंगी 272. लेकिन अगर 400 मेंबर आए हैं तो कितने चाहिए? सिंपल, पहले ये भाई 272 से ऊपर ही ऊपर चाहिएंगे. हाउ मेनी मेंबर शुड सपोर्ट? नाउ इन एडिशन टू दिस बिल, बोथ द हाउसेज मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली, अलग अलग. नाउ देयर इज अ सिचुएशन, समटाइम्स जो नॉर्मल बिल पास हो रहे होते हैं, सपोज करो लोकसभा पास करे और राज्यसभा रिजेक्ट कर दे, या राज्यसभा पास करे और लोकसभा रिजेक्ट कर दे, तो द सॉल्यूशन इज दैट कि फिर दोनों हाउसेज इकट्ठे ज्वाइंटली बैठते हैं और उसके ऊपर वोट कर लेते हैं. दैट हैपन्स इन अ नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स में होता है. बट ये स्पेशल है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता है, आपको सेपरेटली ही पास करना पड़ेगा. अनलेस देर इज ए सफिशियंट कंसेंसस ओवर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, वो बेसिकली पास नहीं हो पाता है. अगर कोई पार्टी है जो कि पावर में है लेकिन बहुत थिन मेजोरिटी है, थिन मेजोरिटी का मतलब 274, 275, 280 लोग उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इट कैन पास लेजिस्लेशन ऑफ चॉइस, कैन बजट अप्रूव्ड इवन इफ द अपोजिशन डज नॉट डिग्री. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए थोड़ा सा उसको अपोजिशन का सपोर्ट चाहिएगा ही चाहिएगा. दैट इज द बेसिस आइडिया कि अमेंडिंग प्रोसीजर जो है उसके अंदर सबका कंसेंसस होना चाहिए, ब्रॉड सपोर्ट मिलना चाहिए. पर याद रखना, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट हो, दोनों लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और अच्छा सपोर्ट हो, बहुत पतला कम सपोर्ट ना हो, वो बेसिकली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कर सकती है. एनी वन कैन बी पास. ठीक है, रेडिफिकेशन बाय द स्टेट्स के बारे में बात करते हैं. स्पेसिफिकली दोज प्रोविजन जो कि देश के फेडरलिज्म से एसोसिएटेड है, यहां पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट भी रेटिफाई करेंगे. सो ऐसी कोई भी अमेंडमेंट जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि शेड्यूल नंबर 7 के अंदर कोई चेंजेस करने हो, आर्टिकल्स रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन, यानी कि राज्यसभा के अंदर कोई चेंजेस करने हो, उसमें स्टेट्स से भी कंसल्ट करना पड़ता है और उनसे भी कंसेंट लिया जाता है. ठीक है. नाउ फेडरलिज्म मीन्स दैट द पावर ऑफ द स्टेट मस्ट नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए ये प्रोविजन बना रखा है कि फेडरलिज्म से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, दे आर स्लाइटली डिफिकल्ट एंड फास्ट. सो वी कैन से दैट फॉर सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा कंसेंसस चाहिए, कुछ कम, कुछ के लिए थोड़ा चाहिए था. एट द सेम टाइम केयर इज टेकन टू कीप दिस प्रोविजन समवट फ्लेक्सिबल. सिर्फ आधी स्टेट्स का, मतलब कि 28 में से सिर्फ 14 स्टेट्स का बेसिकली कंसेंसस चाहिए. सो इतना भी इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीटली डिफिकल्टी हो जाए, कर ही ना पाए कोई भी, टेक्निकली किया जा सकता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू लार्ज स्केल कंसेंसस, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से, एंड थोड़ा सा कभी कभी स्टेट्स की पार्टिसिपेशन से भी लिमिटेड हो थोड़ा सा. ठीक है.
परफेक्ट हो गया। तो फ्यूचर जनरेशंस के पास भी अधिकार है कि अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर ले। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है भाई। ये तो चलो एक्सरसाइज है, इसको कर लीजिएगा। वाई देयर हैव बीन सो मेनी अमेंडमेंट्स। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे अमेंडमेंट क्यों किए गए हैं, राइट, दैट इज द क्वेश्चन, ये सवाल है। Constitution on 26th of January 2024, the Constitution of India completed the 74 years of its existence. डिड वी सी अभी ऊपर 69 ईयर्स लिखा हुआ था, तो कुछ एनसीईआरटीज ने अमेंडमेंट कर दिए थोड़ी सी और कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसको रिव्यू तो किया गया था बट दे डिडंट रिव्यू इट। यार एनसीईआरटी और यूपीएससी के साथ जो समस्या है उसको मैं ही सॉल्यूशन कर सकता हूँ। यूपीएससी वालों से ढंग की नहीं बन रही है पॉलिटी की, और ये बेसिकली अच्छी तरह से प्रूफ रीड नहीं कर पा रहे हैं। आई एम फ्री एट होम, आई कैन डू दैट इफ दे वांट इट। सेंड दिस मैसेज टू समबडी। 106 बार अभी तक अमेंडमेंट हुआ है टिल डेट, ठीक है, इवन टिल डेट अभी तक 106 अमेंडमेंट्स हुए हैं। नाउ होता क्यों है स्पेसिफिकली, ठीक है, पहले कुछ ग्राफ दिखा रहे हैं, उस ग्राफ के बारे में देखते हैं। नाउ 2 डेकेड है, 1970 से 1990, जिसमें सबसे मैक्सिमम नंबर की अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी अमेंडमेंट है। 1974 से 1976 के बीच में भाई कितनी हुई है, 10 अमेंडमेंट। ये बड़ा टुमुलटस पीरियड था। 10 अमेंडमेंट तो 3 ही साल के अंदर हो गए थे। उसके बाद 2001 से 2003 तक फिर दोबारा से 10 अमेंडमेंट हुई थी। तो ये दोनों के दोनों पीरियड डिफरेंट है। पहले वाला तो जो है वो कांग्रेस डोमिनेशन का है, 1974 से 76 का मेजॉरिटी भी थी। ऑन दी अदर हैंड ये वाला कोएलिशन पॉलिटिक्स का है, जिसमें अलग अलग पार्टीज जो स्टेट्स में थी, सेंटर में भी थी। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये देखिए, हमारे लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट फिर भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 1950 से 1960 तक ये कितनी 7 अमेंडमेंट हुई हैं। और ये है कॉम्प्लेक्स 1971 से 80 तक, भाई कितनी अमेंडमेंट होगी, ऑलमोस्ट 22 अमेंडमेंट्स। सिमिलरली 81 से 90 तक भी 22 अमेंडमेंट्स। अब उसके बाद कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रही हैं। 11 से 18 तक कितना हुआ है, सिर्फ 8 अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो उसके मेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस या जो इंटरप्रिटेशन के जो डिबेट्स थे, जो कंफ्यूजन्स थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिजॉल्व हो गई है। दिस वाज द पीरियड जब बेसिकली उसके ऊपर डिबेट सबसे ज़्यादा चल रहा था, यानी हमारे पेरेंट्स के जन्म के समय में, हमारे पेरेंट्स की एज के समय में। अब ये सॉल्वेबल है, मोर और लेस इट हैज़ एक्चुअली बीन सॉल्व। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई रेगुलर कॉम्प्लेक्स वाले चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। ईयर्स टेकन फॉर एवरी 10 अमेंडमेंट, चलिए इसका भी कोई खास फायदा नहीं है। पहले 10 अमेंडमेंट को 11 साल लगे थे, अगले वाले 10 बेसिकली 5 साल के अंदर अंदर हो गए, फिर 10 लगे, फिर 7 साल। और ये कॉम्प्लेक्स, ये इंदिरा गांधी वाला टाइम था 1971 से 80 वाला, इसके अंदर बैक टू बैक दौड़ दौड़ के अमेंडमेंट हो रहे थे भाई साहब। चलिए, द क्वेश्चन इज दैट बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने साले 106 अमेंडमेंट कर दिए भाई, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पर दोनों ग्राफ बताते हैं कि दिट इज़ नॉट ओनली ड्यू टू दी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। क्या है, क्यों स्पेसिफिकली, देखो सबसे पहले देखते हैं कि इतने अमेंडमेंट है क्यों। टेक्निकली 106 भी नहीं है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये ना नंबर हमको थोड़ा सा वो करता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें एससी और एसटी की जो रिजर्वेशन थी वो 10 साल तक के लिए थी। नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, इट हैज़ बीन पोस्ट, मतलब इसको बढ़ाते रहते हैं हर 10 साल के बाद। तो एटलीस्ट नहीं तो 6 से 7 अमेंडमेंट तो सिर्फ इस बात की हुई है कि इस प्रोविजन को बेसिकली आगे कंटिन्यू करते रहना है। तो 7 अमेंडमेंट तो ऐसे ही है, इनका कोई बेसिकली खास, इट डजंट चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा है, बस इसको बढ़ाने के लिए कर दिया है। तो एक तो बहुत सारे अमेंडमेंट हैं ही ऐसे स्पेसिफिकली। तो देखते हैं कंटेंट ऑफ द अमेंडमेंट क्या हुआ है। नाउ फर्स्ट ग्रुप में भी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप में बात करते हैं। तो पहले वाले वैसे वाले हैं जो कि सिर्फ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में हैं, थोड़ी थोड़ी माइनर कोई मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ एक्सप्लेनेशन। टेक्निकली लीगल सेंस में बेसिकली थे, इनका कोई खास मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। जैसे हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज पहले 60 साल थी, उसको 62 साल कर दिया। अब ये करने के लिए लगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब क्या करें भाई, ठीक है चलो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिमिलरली सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट वर इंक्रीज बाय द अमेंडमेंट ऑफ द 54th। अब ये सैलरी बढ़ाने वाला, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खास सब्सटेंस का चेंज थोड़ी ना हुआ, ये भी कर दिया गया। उसके बाद ये जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लेजिस्लेचर्स में सीट रिजर्व्ड है। ओरिजिनल प्रोविजन था कि ये बेसिकली 10 साल के लिए किया जाएगा, लेकिन टू इंश्योर इट वाज नेसेसरी टू एक्सटेंड दिस, तो ये हर 10 साल के बाद एक अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो इससे अब तक 6 अमेंडमेंट हो चुकी है, 1960, 1970, 80, 1990, 2000, 2010, 7 हो चुकी हैं ये। 7 अमेंडमेंट्स ये की जा चुकी हैं। अब उसमें कोई चेंज तो होता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल अमेंडमेंट होती है सब्सटेंस में स्पेसिफिकली। Now, in the original constitution, the president would normally abide by the advice of the council of the ministers. This was only in reality, this amendment didn't make a difference. It has been happening all through, amendment वो सिर्फ explanation थी। चलिए, एक तो ये हो गया। So there are
106 अमेंडमेंट्स, बट ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इसमें 20-25 तो ऐसे ही है, रैंडम वाली हुई है, मतलब ठीक है, 60 से 62 साल, अब क्या फ़र्क पड़ता है उससे, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ सब्सटेंस थोड़ी ना चेंज हुआ, ठीक है। देन देयर आर डिफरिंग इंटरप्रिटेशन, a number of amendments are the product of different interpretations of the constitution. When these clash, the parliament had to insert an amendment underlying one particular interpretation as the authentic one. कुछ स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बन गया था, लेकिन कभी कभी फिर उसके जो प्रोविजंस हैं वो जुडिशरी में चैलेंज होने लगे धीरे धीरे, तो उसकी वजह से उसकी कोई इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कभी अलग दे देती थी, तो उसको कोई चेंज करने के लिए पार्लियामेंट फिर दोबारा से कोई अमेंडमेंट करता था। जब पार्लियामेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से डिसएग्री करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं। तो इसको मैं एक बार ध्यान से समझाता हूँ, दिस इज हाउ इट हैपेंस। सी, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी जो आर्टिकल है उसकी जो इंटरप्रिटेशन वो देती है सुप्रीम कोर्ट। तो सपोज कीजिए कुछ चैलेंज किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई इंटरप्रिटेशन दी उस आर्टिकल की, दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल मीन्स। अब दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है दैट बिकम्स लाइक लॉ, वो फिर लॉ बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज बेसिकली काइंड ऑफ ए लॉ, उसको फिर पूरे के पूरे देश को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसको चेंज करने के दो तरीके हैं, एक तो खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही बदल दे इसको, सुप्रीम कोर्ट न्यू जजमेंट्स दे के इसको बदल सकता है, दैट इज वन वे टू डू इट। और सपोज करो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, तो इसको एक और तरीका है चेंज करने का, इसको पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता है पार्लियामेंट इसके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद वापस ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये दोनों के दोनों केसेज हुए हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, पार्लियामेंट उससे अग्री नहीं किया, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, तो जो नई वाली अमेंडमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। देर हैव बिन सिचुएशन जब सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट को अग्री कर लिया तो मुद्दा वहां खत्म हो गया। देर हैव बिन चेंजेस जब सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को वॉइड भी डिक्लेयर कर दिया है, कैंसिल भी कर सकते हैं। और देयर हैव बीन केसेस जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई जजमेंट दी थी, लेकिन कुछ सालों के बाद, 20-25 सालों के बाद कुछ नई सिचुएशंस आई, नए सर्कमस्टेंस आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया अपनी मर्जी से, ठीक है, मतलब अपनी नए इंटरप्रिटेशन से, ठीक है, ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे कि देर वर सम इश्यूज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। दूसरा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या स्कोप होना चाहिए, और थर्ड, पार्लियामेंट की पावर कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। और जो ये कॉन्फ्यूजन था, जो ये डिबेट था, ये चला था यार 1970s के डेकेड में। 1970s के डेकेड में ये तीन सवाल जुडिशरी और पार्लियामेंट इससे जूझ रहा था। द फर्स्ट वन, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीज। सेकंड, राइट टू प्रॉपर्टी, इसका क्या लेवल रखे भाई, कितनी इंपॉर्टेंट है ये। और द थर्ड वन, अमेंडमेंट की पावर है पार्लियामेंट के पास, बट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट द थिंग इज। इसके बारे में बात करते हैं अभी 2 मिनट के बाद। देन थर्ड, देर आर सम अमेंडमेंट्स जिसपे पॉलिटिकल कंसेंसस आ जाता है। तीसरे टाइप की अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली जब सब अग्री कर रहे हैं, तो सबको सब अग्री कर रहे हैं तो बेसिकली चेंजेस करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल पे देखते हैं, 52nd अमेंडमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है। 52nd का मतलब एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। भाई, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर एमएलए है, वो कभी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट लेता था और इलेक्शन होने के बाद वो बेसिकली दल बदल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता था। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही थी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। इट इज गिवन इन द 10th शेड्यूल। नाउ फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट्स, दीज अमेंडमेंट्स इंक्लूड द 61st अमेंडमेंट। अब जैसे वोटिंग एज थी उसको 21 से घटा के 18 कर दिया, इस पे भी सबका अग्रीमेंट था। 73rd और 74th अमेंडमेंट, इस पे भी सबका अग्रीमेंट था। स्कोप ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड द एडमिशंस, तो ओवरऑल इन सब के ऊपर कंसेंसस था और इस पे कोई खास डिफिकल्टी नहीं हुई, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा था। 77, 81, 82nd अमेंडमेंट्स, ये सब के सब हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी इसको करना, तो वो आसानी से हो गए। हो गया, ये हो गई तीन प्रकार की जो प्राइमरली अमेंडमेंट्स हैं। वन, एक तो जो है टेक्निकल नेचर की, ठीक है, एक स्पेसिफिकली 1970s के डेकेड में जो कि जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट चल रहा था, एंड द थर्ड वन जिसके ऊपर कंसेंसस था सबका, everybody was in favor of basically passing it. Then we come to the controversial amendments. ऐसा नहीं है
कि कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रोवर्सी होती नहीं है, होती है, हर जगह होती है, कंट्रोवर्सीज तो रेगुलरली चलती रहती है। इनफैक्ट अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970 टू 1980 जनरेटेड अ लॉट ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। पार्टीज जो कि अपोजिशन में थे 1971 से 76 के अंदर बड़ी सारी सी अमेंडमेंट आई, एंड ये वाली लिख लीजिए, याद भी कर लीजिए कभी दिमाग में, 38th, 39th और 42nd, ये अब तक की हमारी वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रही हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों अमेंडमेंट 1975 जून 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, उसी समय ये बेसिकली तीनों की तीनों अमेंडमेंट की गई थी। और इसमें कुछ ऐसे बेसिक चेंजेस हो रहे थे जिसमें समाज और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट एग्जैक्टली अग्रीमेंट विद दिस। 42nd अमेंडमेंट सबसे पहले देखते हैं। एक तो सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे कंट्रोवर्शियल भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बिकॉज साइज ऑफ इट, मतलब ये इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा डिटेल्स चेंजेस करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ऑलमोस्ट एक प्रकार का नया कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया जा रहा था। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू ओवरराइड द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिवन इन द केशवनंद केस। ठीक है, केशवनंद केस क्या था मैं बताता हूँ। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस था, उस केस को बेसिकली फेमसली कहा जाता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के नाम से इसको जाना जाता है। नाउ इस केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसमें पार्लियामेंट के ऊपर अमेंडमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्शन, इट बेसिकली सेज दैट कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and it can amend all the parts of the constitution except the basic structure। तो ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ है ऐसा कभी भी कि ये क्या है, कहीं पर लिखा नहीं है। हावेवर कहीं पर लिखा तो नहीं है, लेकिन ये जुडिशरी ने अपनी नई खुद की नॉवेल्टी निकाली। नाउ इन द चैप्टर ऑन द राइट्स यू हैव रेड अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी। नाउ ये अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में भी ऐड हुआ था, 7th शेड्यूल में भी ऐड हुआ था, आर्टिकल 53 के अंदर भी चेंज हुआ था। इस समय बहुत सारे से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्चुअली में उस समय जेल के अंदर थे। तो जब इलेक्शंस हुए 1977 में और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट डिफीट हो गई, तो नई गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से कुछ अमेंडमेंट की जिससे ये सारी की सारी कैंसिल हो गई थी, 43rd और 44th, जिसमें ये जो चेंजेस थे ये चेंज हो गए और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोटा मोटी फिर दोबारा से रिस्टोर हो गया था। सो 42nd अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं। लेकिन जब 1977 में गवर्नमेंट बदली और जनता पार्टी की नई गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तब कांग्रेस हार चुकी थी और इन्होंने जो भी डिक्टेटोरियल पार्ट थे जो इसने इंट्रोड्यूस किए थे वो इन्होंने डिलीट कर दिए और कुछ ऐसे सेफगार्ड्स भी लगाए कि ताकि दोबारा से मिसयूज भी ना किया जा सके। तो ये दोनों की एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दिस इंट्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स विच गिव्स पावर टू द एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को थोड़ी सी पावर ज़्यादा दे देता है। एंड 44th अमेंडमेंट जो है वो उसी को न्यूट्रलाइज करता है एंड काइंड ऑफ प्रोवाइड्स सम सेफगार्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो दोबारा से मिसयूज ना किया जा सके। अब यहाँ पे ये वाली बात समझना जरूरी है, ये पूरा चैप्टर इस पैराग्राफ के लिए बनाया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या नाम है, जुडिशरी ने ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक केस है जिसका नाम है केशवानंद भारती केस, उसके अंदर अपना इंट्रोड्यूस किया था। इस रूलिंग में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज सर्टेन लिमिट्स। लिमिट का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे तो अमेंड कर दे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट ना करे। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर? Well, that is defined and decided by the judiciary. It allows parliament to amend any and all parts of the constitution, but within the limitation of the basic structure. और फाइनली जुडिशरी जज करती है कि भाई वो अमेंडमेंट जो हुई है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रही है या नहीं कर रही है, और बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है, क्या नहीं होता है। सो काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जो फाइनल पावर है वो इस समय जुडिशरी के हाथ में है। तो सुप्रीम कोर्ट गेव द केशवनंद रूलिंग इन दी 1973, और सिंस देन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी इंटरप्रिटेशन है वो somehow or the other केशवनंद रूलिंग से इंपैक्ट होती है। द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इज लिटरल एंड एक्चुअल इटसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? एक तो पहले ये स्पेसिफिकली इसका मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बेसिक स्ट्रक्चर टाइप की कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है, नहीं कोई ऐसी थ्योरी दी हुई थी। ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से
बनी है। Thus, the judiciary and its interpretation have practically amended the constitution without a formal amendment. As I said, but technically speaking, judiciary या सुप्रीम कोर्ट टू बी मोर प्रिसाइज जो जजमेंट देती है वो एक प्रकार से लॉ होती है। जजमेंट इज इक्वल टू बेसिकली लॉ। सो पार्लियामेंट ही अमेंड नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट तो ऑफिशियली अमेंड करता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन होती है वो भी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देती है, फॉर्मली नहीं। ठीक है, फॉर्मली नहीं होता है, इनफॉर्मली होता है, लेकिन हाँ वो अमेंडमेंट तो होता ही है एक प्रकार का। लेकिन हाँ वो कभी प्रीलिम्स में नहीं लिखना होता, वो डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट, यू शुड रीड द स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के वर्डिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका आंसर क्या है। बट वैसे अमेंडमेंट कौन करता है? ओनली पार्लियामेंट। नोबडी एल्स कैन अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट पार्लियामेंट। सो सारे के सारे जो लिविंग डॉक्यूमेंट है इसी प्रकार से इवॉल्व होते हैं, डिबेट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, कंपटीशन होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होते हैं, फिर जब कुछ निकलता है सबसे लास्ट में जाके। इन 1973 कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी और कुछ कुछ उन्होंने एलोबरेट भी किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन से वो जो रिजिडिटी और जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो बैलेंस था वो और ज़्यादा क्लियर कट हो गया। देर आर समथिंग विच इज कॉल्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर, वो रिजिड है, उसको नहीं बदलना आसान है। कुछ पार्ट्स हैं उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है, बाकी सारे पार्ट्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एक बात इसको पढ़ लेते हैं, रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ 1990s में कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने का एक एफर्ट बनाया गया था। तो ईयर 2000 में एक कमीशन बनाया गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नाम है, रिव्यू करने के लिए। इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस वेंकट चलिया। ठीक है, उस समय पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज थी, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया कमीशन को। काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वेंकट चलिया जी की जो रिपोर्ट थी वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उन्होंने थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा। कुछ ऐसे मेजर सजेस्ट नहीं किए थे जिससे बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में चेंज हो जाए, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन फिर भी चलता रहा। नाउ कुछ और भी एग्जांपल्स हैं कि भाई हाउ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन चेंजेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इन मेनी डिसीजंस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट एक्सीड 50%। दिस हैज बिकम एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, राइट। भाई पॉलिटिकल क्लास जो है वो तो रिजर्वेशन को 50% से भी बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जुडिशरी ने उसके ऊपर एक 50% की लिमिट लगा दी है। ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की वजह से है। सिमिलरली बैकवर्ड क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था कि जो पर्सन जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। सिमिलरली जुडिशरी ने और भी बड़े सारे से प्रोविजंस जैसे कि भाई राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू फॉर्म एंड मैनेज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में भी जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था वो तो ठीक था, लेकिन उसकी जो फाइनल शेप हुई वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हुई है। देन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, चलो अब बस जस्ट फाइनल वाली बात है। So this documents keeps responding to the situations and the circumstances. In fact, the answer to the riddle we mentioned at the beginning about the durability of the constitution. तो constitution durable कैसा होता है? ऐसा constitution जिसके अंदर कुछ durable हो और कुछ contemporary changes के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कैपेसिटीज भी हो। तो इवन आफ्टर सो मेनी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी टू बी डायनामिक, टू बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सिचुएशंस। यही एक अच्छे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का निशान है, हॉलमार्क है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैज द कॉन्स्टिट्यूशन बीन एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी? ये क्वेश्चन कभी मेंस में पूछ लिया जाए, आंसर लिखना चुपचाप से यस, थोड़ी सी कमियां निकाल के, थोड़ी सी एक दो पॉइंट आउट क्रिटिसिज्म करके आंसर इसका फाइनल यस। नाउ पिछले 6 सालों में 60 सालों में देयर हैव बीन सम क्रिटिकल सिचुएशन जिससे हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे चैलेंजेस काफ़ी आए थे, जो कि इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज में जो सबसे सीरियस क्वेश्चन अब तक आया था वो 1950 के बाद आया था, अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट वही करता है जो कि लोग चाहते हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अपर हैंड ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। पर एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है उसने बाकी ऑर्गन्स को भी पावर दी है। देयरफॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन दिस फ्रेमवर्क। यस, पार्लियामेंट हमारे देश का सबसे सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे सुप्रीम एंटिटी है। जनरली एग्जीक्यूटिव इसके कंट्रोल में होने चाहिए, जनरली जुडिशरी इससे थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट सा नीचे होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा का सारा फ्रेमवर्क चलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सो डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए नहीं है, बेसिकली वो है कि रूल ऑफ लॉ चले।
इसमें जुडिशरी ने काफ़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। लास्ट पॉइंट है, ये वाला बात डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को लगा कि भाई इसके पास कंप्लीट पावर है लॉ बनाने की और अमेंडमेंट्स को चेंज करने की और पुअर, बैकवर्ड और नीडी लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। द जुडिशरी इसके पैरेलली में ये इंसिस्ट करती रही कि इट हैज़ द पावर, जो जो भी ये काम है, लॉ बनाना, वेलफेयर करना, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के गिवन फ्रेमवर्क के अंदर ही होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि यू आर अज्यूमिंग कि प्रो पीपल मेजर्स, वेलफेयर के मेजर्स लिए जाएंगे, वो लीगल प्रोसीजर्स को बाईपास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप अगर अच्छे इंटेंट के साथ भी वेलफेयर के लॉज को भी, गुड इंटेंशन वाले लॉ को भी बेसिकली लीगल प्रोसीजर को बाईपास करके बना दोगे, इट विल गिव एन एक्सक्यूज टू आर्बिट्रली गेन दी पावर। और डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि यार लोगों का आर्बिट्री यूज ऑफ पावर ना किया जा सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रू सक्सेस है वो ये है कि डिस्पाइट दीज टेंशंस, ये टेंशंस जो है वो रिजॉल्व हो गई। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट केस था केशवनंद भारती केस। केशवनंद रूलिंग ने ये जो उस समय की पॉलिटिकल 1970s की जो पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस थी, उन्होंने बेसिकली सॉल्व किया इस जजमेंट के द्वारा बाय फोकसिंग ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन इट। सिर्फ जो लिखा हुआ है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्चुअल इंटेंट था वो क्या है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो ये वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। नो वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन से कि ऐसा ऐसा पार्ट कुछ होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर का है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो जुडिशरी की इन्वेंशन है, राइट। सवाल ये है, नाउ दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेटर एंड द स्पिरिट। कोर्ट केम टू कंक्लूजन दैट रीडिंग अ टेक्स्ट वी मस्ट रिस्पेक्ट द इंटेंट बिहाइंड दिस डॉक्यूमेंट। खाली कागज पे लिखे हुए शब्दों से क्या फर्क पड़ता है। देखो, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो जो तुम बोलते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You want to study hard, you want to do good for your society, and you want to do good for your parents. None of these things matter, none of these words matter. What matters is what your action is. Are you sitting on the table for 6 to 8 hours? That is what exactly matters. उसके अलावा नहीं। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर वर्ड लिखा हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअली में उस कोर्ट उस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्पिरिट है, जब तक वो फॉलो ना किया जाए, एवरीथिंग इज इररेलेवेंट। दिस इज व्हाट हैज बीन एक्चुअली डन। सो जुडिशरी ने स्पिरिट और जो लेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बैलेंस करने के लिए कोशिश की है, एंड बारिंग हियर एंड देयर दे हैव एक्चुअली बीन सक्सेसफुल इन दोस लास्ट 70 years. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन रन किसके द्वारा जाता है? पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो जो कंट्रोवर्सी चली थी 1970s में, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को भी ये रियलाइज हुआ कि यार थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू नेसेसरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के केशवनंद भारती केस के बाद सम अटेम्प्ट्स वर मेड टू आस्क टू द कोर्ट टू रिकंसिडर इट्स रूलिंग। कुछ ऐसा नहीं था कि केशवनंद भारती केस को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया गया था। 42nd अमेंडमेंट रादर इसी बात के लिए बनाया गया था कि वो जो केशवनंद भारती केस है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन जुडिशरी ने फिर मिनर्वा मिल केस के अंदर दोबारा से अपने पुराने वाले केस को रिएटरेट किया और उसके बाद वही वाली बात रही, एंड देन मिनर्वा मिल केस के बाद मोटा मोटी सब एक्सेप्टेंस आ गई कि ठीक है, केशवनंद रूलिंग जो है वही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द आइडिया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इनवॉयलेबल होना चाहिए। इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया जा रहा था, उस रिव्यू एक्सरसाइज के दौरान भी जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जो लिमिट थी उसको रिस्पेक्ट किया गया था और उसको एक्सेप्ट किया गया था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड 1950s में, तो हमारे जो लीडर्स थे और जो उस समय के लोग थे वो एक कॉमन आइडिया शेयर करते थे। In Nehru's famous speech at the time of the independence, this vision was described as the tryst with the destiny. In the Constituent Assembly, सबके सब लीडर मेंशन करते थे dignity and the freedom of the individual, the social and the economic equality, the well-being of all people, the unity based on the national integrity. This vision has not disappeared even after the 75 years. People and leaders alike hold to the vision and hope to realize it. Therefore, the Constitution based on this vision has remained an object of the respect and authority even after 3/4 of a century. The basic values governing our public imagination remain intact. Awesome. What I've realized is that कि ये ना लक्ष्मीकांत नहीं, दिस एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बकर करती है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, जल्दी जल्दी बताओ, इतनी बातों में क्यों लगे हुए हो?
right? Well, nevertheless, so there's only one last chapter remaining, which is the chapter number 10. So let's get to it, right? Chapter number 10 के ऊपर बात करते हैं, and then we'll be done with it. What do you say? लास्ट वाला चैप्टर काम का नहीं इन द सेंस कि प्रीलिम्स के काम का नहीं है. इट डजंट डिस्कसेस अबाउट समथिंग रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट डिस्कसेस अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर का काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, फ्रीडम, राइट टू लाइफ करना है. बेसिक चैप्टर है. तो आई शुड गिव यू अ हिंट. इट वुड बी क्वाइट बोरिंग. You would not like it, but we need to read it. So we'll do it. Has to be done. What has to be done has to be done. And then, hopefully, after that is done, we'll try to figure out we can do Indian polity or not. Why am I speaking accent? I don't know. Why I'm doing constitution, I somehow get the idea that we have actually borrowed a lot of things from the United Kingdom and United States of America. So whenever I speak, some kind of a fake accent actually comes. I don't know. I don't do it intentionally, my dear friends. Actually, sometimes I do it intentionally also. Sometimes I do. Okay, bye. Sorry. Take care. I'll see you in the chapter number 10, and then this will be done. We'll start history also very soon. Very soon, nahi, kal. Tomorrow you're going to get a class for the history also. Yeah.